दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर क्यू फैक्टर। जो क्यू फैक्टर होता है वो अपन ने लास्ट वीडियो में देखो समझा था कि क्यू फैक्टर क्या करता है, शार्पनेस को मेजर करता था। शार्पनेस मेजर करता था, इसका मतलब क्या है, हमने देखा था रेजोनेंस कंडीशन क्या थी। रेजोनेंस कंडीशन थी जब हमें करंट की पीक वैल्यू मिले। कुछ हमें इस तरीके से मिला था ग्राफ, अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरीके से मिला था, फिर एक हमें कुछ इस तरीके से मिला था। ठीक है, हमें एक ग्राफ मिला था इस तरीके से। तो हमने बोला था कि जो शार्पनेस होती है, शार्पनेस का मतलब क्या है कि जैसे इससे ये ज्यादा शार्प है, ये वाला जो है इसके कंपैरेटिवली ज्यादा शार्प है। और शार्पनेस को जो मेजर करने के लिए हमें स्टडी करनी पड़ रही थी, वो किसकी करनी पड़ रही थी, क्यू फैक्टर की। तो हमें पता था कि क्यू फैक्टर या क्वालिटी से पता चलता है कि शार्पनेस कैसी है, शार्पनेस ज्यादा है या शार्पनेस कम है। तो आज हम लोग ना उसी क्यू फैक्टर का वो निकालेंगे, एक्सप्रेशन निकालेंगे कि क्यू फैक्टर का जो एक्सप्रेशन होता है वो कितना होता है। ठीक है, और हमने लास्ट वीडियो में एक चीज डिस्कस की थी, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या थी, ये वाली चौड़ाई इसकी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कितनी होती है, बैंडविड्थ जितनी कम होगी, बैंडविड्थ जितनी कम होगी उतना ही ग्राफ ज्यादा शार्प होगा। क्लियर है, तो स्टार्ट कर ले रहे अपन। जैसे मैथमेटिकली क्यू फैक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर हम बात करें क्यू फैक्टर की मैथमेटिकली, देखो क्यू फैक्टर थ्योरेटिकल तो समझ आ ही गया कि क्यू फैक्टर का मीनिंग क्या होता है। क्यू फैक्टर का मीनिंग होता है कि भाई वो मेजर करता है किसको, शार्पनेस को। ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई। अब बात करते हैं मैथमेटिकली क्यू फैक्टर कितना होता है। तो उन्होंने बोला मैथमेटिकली क्यू फैक्टर होता है ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा आर का मतलब क्या, ध्यान से समझना। ओमेगा आर था हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है रेजोनेंस कंडीशन पे। रेजोनेंस कंडीशन मतलब क्या, जहां पे आपको मैक्सिमम करंट मिलता था। अब देखो यहाँ पे करंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैक्सिमम करंट कहां मिल रहा है, आई नॉट। तो जहां मैक्सिमम कंडीशन मिलता था उसकी कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी उस टाइम पे। तो जो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उस टाइम पे उसी को हम क्या बोलते थे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते थे। तो ओमेगा आर हो गया। ओमेगा 2 और ओमेगा 1 क्या था, हमने ग्राफ में देखा था कि ओमेगा से पहले वाला हमने ओमेगा 1 लिया था, उसके आगे वाला ओमेगा 2 लिया था, पीछे वाला हमने कितना पीछे लिया था, डेल्टा ओमेगा, आगे वाला हमने लिया था डेल्टा ओमेगा आगे। यानी ओमेगा आपकी रेजोनेंस कंडीशन होगी बीच की, इसके आगे वाला ओमेगा 2 और इसके पीछे वाला ओमेगा 1। और ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या थे, हमने ओमेगा 1 और ओमेगा 2 उन एंगुलर फ्रीक्वेंसी को माना था जब करंट की वैल्यू कितनी थी, I/√2 थी, I0/√2। यानी सबसे ज्यादा मैक्सिमम यहां पे मैं चाहता हूं करंट की वैल्यू I0/√2। अब √2 क्यों ले रहे हैं वो थोड़ा आगे तुम्हें पढ़ते पढ़ते समझ आ जाएगा। फिलहाल बस इतना दिमाग में रखो कि I0/√2 ले रहे हैं, यानी कि करंट की वैल्यू I0 से कम ले रहे हैं। अब I0 से करंट की वैल्यू कहां कम होगी, यानी ये तो मैक्सिमम करंट है, यानी कहीं ना कहीं पीछे होगी। तो मैंने मान लिया कि इस जगह पर है, इस जगह पर है क्या मेरा I0/√2। अगर I0/√2 है तो इस पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी होती थी उसे हम मान लेते थे ओमेगा 1, और इधर वाली जो फ्रीक्वेंसी उसे मान लेते थे ओमेगा 2। तो क्लियर हो गया। इसको अच्छे से ग्राफ से समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। देखो आपको ग्राफ यहां दिख रहा है, हमने क्या बोला, यहां पर हमारा मैक्सिमम करंट है I0 = E0/R। यानी कि जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है वो होगी I0/E0/R। अभी हमने क्या बोला, मैक्सिमम जो करंट मिलता है वो हमें जिस फ्रीक्वेंसी में मिलता है उसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते थे। तो मैक्सिमम करंट कहां मिला, हमें इस फ्रीक्वेंसी पे मिला। तो हमने बोल दिया भाई ओमेगा आर हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गई, या फिर हम कह सकते हैं कि ओमेगा आर हमारी वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पर हमें करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ओमेगा आर के लिए कहां से आया। अब बोला मैंने कि भाई एक काम करो, करंट की जो वैल्यू है ना I0/√2 कहां मिलेगी। हाँ, अभी तुम्हारे मन में ये आ सकता है सर √2 ही क्यों ले रहे हो, 2 क्यों नहीं ले रहे हो, 3 क्यों नहीं ले रहे हो, I0/4 क्यों नहीं ले रहे हो। सही बात है, पर √2 का आपको रीजन आगे चल के समझ आएगा √2 क्यों लेते हैं। फिलहाल माइंड में ये रखो कि हमने करंट की मैक्सिमम से कम वैल्यू ली है। हमें पता चला कि भाई देखो करंट मैक्सिमम यहां पर है I0, करंट मैक्सिमम I0 हमारा यहां पर है। तो यानी कम करंट कहां मिलेगा, सपोज कर लिया, फिक्स तो मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया I0/√2 मुझे यहां मिल जाएगा। यानी ये वाली लाइन जो होगी वो मेरी I0/√2 होगी। कैसे पता, अगर E0 हो गया, E0/√2 हो गया तो I0/√2 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है E0 क्या होता था, E0 sin ωt होता था, और I की वैल्यू क्या होती थी, I0 sin ωt। अगर किसी ने E0 को √2 से डिवाइड कर दिया तो करंट भी अपने आप √2 से डिवाइड हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है। तो E√2 से डिवाइड हो गया तो यहां पर मैं करंट की वैल्यू मिल गई I0/√2। यहां तक बात क्लियर है। अभी मैं ये बता रहा हूं ओमेगा आर, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कहां से आया।
ठीक है, ओमेगा आर आया जहां मैक्सिमम वैल्यू करंट की थी, ओमेगा 1 आया जब मैंने करंट की वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू ले ली, आई नॉट बाई रूट टू मिली वैल्यू यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो बताएंगे कैसे, पीछे भी आगे भी है, तो हमने दो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ले ली। हमने कहा पीछे वाली एंगुलर फ्रिक्वेंसी को ओमेगा 1 नाम दे दो जब करंट की वैल्यू कितनी है, आई नॉट बाई रूट टू। ओमेगा 2 फ्रिक्वेंसी तब नाम दे दो जब करंट की वैल्यू कितनी है, इतनी ही है, आई नॉट बाई रूट टू, लेकिन ओमेगा नॉट के आगे है, ओमेगा आर के आगे है। क्लियर है? तो ओमेगा 1, ओमेगा आर, ओमेगा 2 कहां से आया, क्लियर है। अब बैंडविड्थ भी बता देता हूं, थोड़ा सा याद हो तो, बैंडविड्थ क्या था, बैंडविड्थ था कि भैया इनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो बैंडविड्थ कैसे निकलेगी, बैंडविड्थ निकलती थी भाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 से। कैसे निकलती थी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 से, जो कि मेरी निकल के आई थी 2 डेल्टा ओमेगा। अब तुम्हें जानना है कि 2 डेल्टा ओमेगा कैसे आई थी, तो भाई मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सीक्वेंस में वीडियोज को देखो, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं। पिछली वाली वीडियो में मैंने अच्छे से डिस्कस किया था कि ओमेगा 2 ओमेगा 1 कैसे आया 2 डेल्टा ओमेगा। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर अभी तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा आगे के डेरिवेशन को करने के लिए कि भाई जो इनका डिफरेंस होता है वो 2 डेल्टा ओमेगा होता है, यानी कि जो डिफरेंस है, जो विड्थ है वो कितनी है, 2 डेल्टा ओमेगा। सारी बातें इस डायग्राम के बारे में क्लियर है। बैंडविड्थ क्लियर हो गई, आई नॉट बाई रूट टू क्लियर हो गया, आई नॉट क्लियर हो गया, ओमेगा 1 क्लियर हो गया, ओमेगा आर क्लियर हो गया, ओमेगा 2 क्लियर हो गया। ठीक है, इस वाली लाइन पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी चल रही है, ओमेगा आगे बढ़ रही है, इस वाली लाइन पर करंट बढ़ रहा है, तो करंट मैक्सिमम वहां था, उससे कम यहां होगा, उससे भी कम यहां होगा, जैसा करंट लेना है। हमने दो जगह करंट लिया, मैक्सिमम और आई नॉट बाई रूट टू। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो कहानी भी वही से शुरू होती है। क्वालिटी वेक्टर क्या था, ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब आपके माइंड में आ गया कि भाई क्वालिटी फैक्टर रेशियो होता है, क्वालिटी फैक्टर रेशियो होता है किसका, ओमेगा आर यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस कंडीशन पे यानी मैक्सिमम करंट पे है, माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को तुम बैंडविड्थ भी बोल सकते हो। और अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू क्या आती है, 2 डेल्टा ओमेगा। तो ओमेगा आर को तो एज इट इज ओमेगा आर लिखा रहने दिया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को लिख दिया 2 डेल्टा ओमेगा। यानी यहां से हम कह सकते हैं मोटा मोटा कि जो क्वालिटी फैक्टर है वो रेशियो है किसका, ओमेगा आर बाई 2 डेल्टा ओमेगा, या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ। रेशियो किसका, डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ। बैंडविड्थ में कौन कौन आ गया, पीछे वाली फ्रीक्वेंसी और आगे वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वही लिखा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ। क्लियर है? तो क्वालिटी फैक्टर मैथमेटिकली आपको पता चल गया, क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये वाली बात तो हो गई कि भाई लिख के तुमने बता दिया, लेकिन इसका एक्सप्रेशन कितना आएगा, फॉर्मूले का जो रूप है वो कैसे आएगा, तो बस अब इसी को कैलकुलेट करना है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ पुट करेंगे, अपन को लास्ट में एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, वही हमारा हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर क्यू फैक्टर। क्लियर है? ठीक है, अब क्लियरली एट ओमेगा आर द इंपीडेंस इज इक्वल टू आर व्हाइल एट ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज वैल्यू इज √2r। पहले इस बात को समझते हैं जो इन्होंने समझने की कोशिश की है कि जो इंपीडेंस की वैल्यू होगी ओमेगा आर पर वो कितनी होगी। अब आपको याद हो तो अच्छे से मैं बता दूं कि आपको मैक्सिमम करंट कब मिलता था, हमें मैक्सिमम करंट तब मिलता था जब हम मान के चलते थे हमारा जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। और अगर मैक्सिमम करंट की कंडीशन हमें तब मिलती थी जब हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, तो मैं क्या कह सकता हूं, जब मेरा जेड आर हो, जब मेरा जेड आर हो, यानी कि जो मैक्सिमम करंट मिल रहा है आई नॉट, ये कब मिलेगा, जब जेड मेरा आर हो। जेड क्या होता था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस एलसीआर सर्किट का, और मैंने क्या बोला कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तो इंडक्टर हटा दिया, कैपेसिटर हटा दिया, बचा कौन, रजिस्टर। तो अगर जेड बराबर आर है तो मुझे मैक्सिमम करंट मिलेगा। बात क्लियर है? तो ये वाली बात तो हो गई जब मैक्सिमम करंट की है। अब हमने देखो ग्राफ के अंदर दो जगह करंट लिया था, जब मैक्सिमम करंट लिया था तो जेड बराबर आर है। अब मुझे एक बात बताओ, जब हमारा करंट आई नॉट बाई √2 होगा, जब हमारा करंट आई नॉट बाई √2 होगा तो आर की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से समझना। आई इक्वल टू क्या है, ई नॉट बाई √2 आर, यहां पे क्या लिखा है, आई इक्वल टू ई नॉट बाई √2 आर। और ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई आई नॉट बाई √2 की। आ गई नहीं आ गई? ठीक है, अब याद करो ई नॉट बाई √2 आर को क्या लिखते हैं हम, ई नॉट बाई √2 आर। अगर ये करंट के इक्वल है, अगर ये करंट के इक्वल है तो क्या मैं कह सकता हूं ओम्स लॉ के हिसाब से कि आई इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर। तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टेंस को।
किसको रिप्रेजेंट करती है मेरे भाई? रेजिस्टेंस को। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जब मेरे करंट की मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट, तब मेरा रेजिस्टेंस है आर, और जब मेरे करंट की वैल्यू है आई नॉट बाई रूट टू, तो मेरे रेजिस्टेंस की वैल्यू है रूट टू आर। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमें दोनों जगह के रेजिस्टेंस पता चल गए। जब मेरा मैक्सिमम करंट है तब मेरा रेजिस्टेंस आर है, और जब मेरा करंट के आई नॉट बाई रूट टू है तो मेरा रेजिस्टेंस रूट टू आर है। यहां तक सारी बातें क्लियर है? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, फिर आगे बढ़ता हूं। देखो अब क्या बोला गया है हमसे, वही लिखा है क्लियरली ओमेगा आर पे इंपीडेंस इज इक्वल टू आर, यानी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ओमेगा आर पे, यानी रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हमारा रेजिस्टेंस है आर, व्हाइल एट ओमेगा 1 ओमेगा 2 इट्स वैल्यू इज रूट टू आर। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? रूट टू आर। वो अभी भी मैंने समझा दिया, यानी कि जहां पर करंट आई नॉट बाई रूट टू है वहां पर रेजिस्टेंस भी क्या है? रूट टू आर है। कैसे कैलकुलेट किया? फॉर्मूले को देखा, हमारा फॉर्मूला क्या लिखा था? ई नॉट बाई रूट टू आर। तो अगर करंट की वैल्यू ई नॉट बाई रूट टू आर से मिल रही है तो ई नॉट के नीचे क्या आता है हमेशा? रेजिस्टेंस, यानी रूट टू आर क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया उस करंट के लिए। ठीक है भाई, तो जेड इक्वल्स टू क्या होता है हमें याद हो? तो जेड इक्वल्स टू होता था हमारा, देखो फॉर्मूले याद होने चाहिए मेरे भाई बिल्कुल अच्छे से, हमने पहले भी डिस्कस किया था। जेड इक्वल्स टू क्या होता था? इंपीडेंस इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर इक्वल्स टू। अब देखो ध्यान से समझना, जेड कब निकलता था? जब हमारा एलसीआर सर्किट होता था। जब हमारा एलसीआर सर्किट होता था तो एलसीआर सर्किट हमने क्या क्या लिखा था? रेजिस्टेंस आर, ओमेगा एल किसका था? इंडक्टर का रेजिस्टेंस था, यानी कि रिएक्टेंस बोलते थे हालांकि उसे, और जो 1 अपॉन ओमेगा सी था वो कैपेसिटर का रिएक्टेंस था। तो हमारा वैल्यू आती थी ये जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब भी अभी अगर रेजोनेंस कंडीशन की बात की जाए, इसकी बात की जाए रेजोनेंस कंडीशन की, तो मुझे एक बात बताओ कि जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, देखो ये आपका है नहीं, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में क्या बोला मैंने? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट माना जाता है, यानी मैक्सिमम करंट आपका तब मिलता है जब आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो। तो आपका आर तो होगा बट ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये दोनों तो हट गए, यानी कि बच्चा आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अभी अभी हमारी आई नॉट बाई रूट टू पे, यानी कि आई नॉट बाई रूट टू पे आर की वैल्यू कितनी थी? आर की वैल्यू थी रूट टू आर। कितनी थी? रूट टू आर। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि जो मेरा इंपीडेंस है यानी कि जेड वो इक्वल होगा रूट टू आर के? बात खत्म। कहां पर? जहां पर करंट की वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू है वहां पर। क्लियर है? क्योंकि जेड इक्वल्स टू क्या होता है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और हमने देखा इस ग्राफ के अंदर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इस जगह पर वो कितना है? रूट टू आर है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है? रूट टू आर। तो क्या मैं कह सकता हूं जेड इक्वल्स टू रूट टू आर? तो उन्होंने वही कहा कि भैया जेड इज इक्वल्स टू रूट टू आर, और जेड का फॉर्मूला था, तो भैया अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? रूट टू आर के। यहां तक सारी बातें क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये कंडीशन कहां पर है? जब हमारा करंट आई नॉट बाई रूट टू है, वहां पर उसका रेजिस्टेंस कितना है? रूट टू बाई आर, यानी कि जो जेड है वो रूट टू आर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर कैसे आ गया? ध्यान से समझना, क्या वैल्यू लिखी हुई है यहां पे, ध्यान से समझो। यहां वैल्यू लिखी हुई है भाई, यहां साइड में लिख के दिखा देता हूं थोड़ा सा, इसको सॉल्व करके वो वैल्यू कैसे आएगी। देखो ध्यान से समझना, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? जेड इक्वल्स टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर है। क्या मैं इसको अंडर रूट को क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट को, चलो कुछ मत लिखो, पहले ऐसे ही लिख लो, इसको पहले रफ कर देता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। आपको क्या इक्वल दिया हुआ? आपको इक्वल दिया है कि भाई जेड जो है हमारा वो किसके इक्वल है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट टू। इन दोनों को ले लो। क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, यहां भी और यहां भी, तो तुम्हें कोई समस्या तो नहीं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे तो देखो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, क्योंकि यहां पे स्क्वायरिंग कर दी और यहां भी स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो देखो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो रूट टू आर स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर क्या होगा? 2, यानी कि 2 आ गया, और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, तो वैल्यू ये आएगी नहीं आएगी? आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा की सी का होल स्क्वायर,
और √2r² क्या हो गया, √2 का स्क्वायर 2r² का r²। क्लियर है। अब क्या कर सकता हूं, ध्यान से समझना, इस r² को उधर पहुंचा दूं, r² को इसे उधर पहुंचाए दें तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2r² आया है, ठीक है, r² को उधर पहुंचा दो तो कितना आएगा, देखो ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c इक्वल्स टू 2r² माइनस का r²। तो कितना आ जाएगा, ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c इक्वल्स टू r²। आएगा नहीं आएगा। तो इसी चीज को उन्होंने नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है, ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c इक्वल्स टू 2r² माइनस r², यानी कि r²। क्लियर है। देखो यहाँ पे ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर r² इक्वल्स टू 2r², यानी कि अब r² को उधर पहुंचा दिया तो ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r² उधर आ जाएगा। ठीक है, r² बचेगा। अभी इसे लिख के दिखा देता हूं यहां पे, r² इक्वल वो ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या बचा, r²। क्या बचा, r²। बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखो क्या होगा, जब ये स्क्वायर इधर आएगा, ये स्क्वायर क्या आएगा, इधर आएगा, तो क्या करेगा, इसको स्क्वायर रूट में बना देगा। तो ओमेगा l माइनस ओमेगा c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c इक्वल्स टू अंडर रूट में r², अंडर रूट में r², क्योंकि ये स्क्वायर इधर आएगा। अब आपको पता है जब भी कोई वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आती है, जैसे मान लो 4 है, क्या है 4, तो जो 4 है इसका जो स्क्वायर हुआ क्या हो सकता है, -2 हो सकता है या 2 हो सकता है। क्यों, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ये सबके लिए लागू होता है। जैसे अगर मान लो कहीं अंडर रूट में 9 लिखा हुआ है तो तुम क्या बोलोगे, या तो ये +3 का स्क्वायर हो सकता है या फिर -3 का स्क्वायर हो सकता है। क्यों, -3 का स्क्वायर करोगे वो भी 9, +3 का स्क्वायर करोगे वो भी 9, तो सेम यहाँ पे बात आती है कि अंडर रूट r²। तो ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c, ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c इक्वल्स टू, अब r² से जब r बाहर आएगा तो प्लस माइनस का r। यहां तक सारे स्टेप क्लियर है बिल्कुल 1 बाय 1। तो ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस माइनस r आ गया। अब कब प्लस r होगा, कब माइनस होगा, ध्यान से समझना। जब ये ओमेगा की वैल्यू कब हो, अब वो ग्राफ को देखना, इस वाले ओमेगा 1 के लिए ये ओमेगा r से पीछे है, ये ओमेगा r से पीछे है, और ये वाला ओमेगा 2 ये ओमेगा से आगे है, यानी यहां पे जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी कहीं ना कहीं पीछे वाली, क्योंकि देखो, और यहां पे पॉजिटिव होगी, या उल्टा बोल सकते हो, यहां पे नेगेटिव वहां पॉजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पॉजिटिव बोल सकते हो, यहां नेगेटिव बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो यहां बढ़ रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा तो एक तरफ नेगेटिव देगा। इसका मीनिंग ये तो होता है ग्राफ का कि एक बार पीक वैल्यू जाएगी पॉजिटिव की तरफ से तो फिर दूसरी तरफ नेगेटिव होगी, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जब ओमेगा 1 कंसीडर करना, ओमेगा को ओमेगा 1 कंसीडर करना तो नेगेटिव r मान लेना, और जब ओमेगा 2 कंसीडर करना तो पॉजिटिव r मान लेना, ऐसा मान सकते हैं। और जब हमारा ओमेगा r है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, अब देखो वही हम करने जा रहे हैं। अब इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, अगर ओमेगा l को लिख दूं ओमेगा 1l, यानी कि पीछे वाला, उसे मैंने नेगेटिव मान लिया है। क्या मान लिया है, नेगेटिव। तो अगर ओमेगा की जगह मैंने लिख दिया ओमेगा 1 यानी कि पीछे वाला ओमेगा 1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और यही वाला सेम फॉर्मूला बन जाएगा, ओमेगा 1l माइनस 1/ओमेगा 1c। अब कौन सा वाला r ले लिया, माइनस का r, क्योंकि पीछे वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे अगर ओमेगा 2 ले लो तो ओमेगा 2l, अब इसी फॉर्मूले में पुट करो, ओमेगा 2l माइनस 1/ओमेगा 2c इक्वल्स टू प्लस r। तो आपको दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यहां तक क्लियर है, पहले इसे नोट कर लो फिर आगे बढ़ता हूं। मैं पहले कह रहा हूं, जब मेरी वीडियोज को देखा करो भैया, नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, साथ के साथ नोट करते जाया करो, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझाता हूं जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप पूरा लिखते हुए चला करो, क्योंकि मैं तो आगे बढ़ जाता हूं। जब आपको समझ ना होता तो आप पीछे बैक में देखते लोगे ना, मैं ऊपर से क्या लिखते आ रहा हूं और इसका मीनिंग क्या है, उससे क्या रिलेशन है। ठीक है, तो नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो एडिंग 1 और 2, उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। क्या क्या आएंगे वो मैं इधर लिख ले रहा हूं, तो थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। क्या क्या वैल्यू आई है हमारी वैल्यू आई है ओमेगा 1l माइनस 1/ओमेगा 1c, ओमेगा 1l माइनस 1/ओमेगा 1c इक्वल्स टू माइनस का r। और दूसरी आई है हमारी ओमेगा 2l माइनस 1/ओमेगा 2c इक्वल्स टू प्लस का r। यही तो इक्वेशन आई है कि नहीं, यही इक्वेशन आई है।
ठीक है, अब ये वाली जो इक्वेशन आई है कब कब आई है, जब हमारा ओमेगा 1 है, यानी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है। क्लियर है, ये बात क्लियर है ना। हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, हम लोग वही निकालने जा रहे हैं क्यू फैक्टर का एक्सप्रेशन। क्यू फैक्टर के एक्सप्रेशन के लिए मुझे ये वैल्यू चाहिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 वगैरह, क्योंकि याद है ना क्यू फैक्टर क्या था, ओमेगा आर का रेशियो किससे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो ये पता तो कि क्या है माइनस वगैरह, तो पहले हम इनकी वैल्यूज निकाल रहे हैं, इसलिए ये सारी ठटकरम कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपन ओमेगा 1 सी इक्वल टू माइनस एल। अब दोनों को ऐड कर लो, दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। तो ऐड करो इधर, तो इधर वाला इधर ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 यहां पे एल माइनस, अब क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी, इधर एडजेक्टिव लिख लिया, अंदर क्या क्या बचेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2। क्लियर है कि नहीं, इक्वल टू कितना बचेगा, हमने ऐड किया है माइनस आर प्लस आर, क्या बन जाएगा 0। यहां तक स्टेप क्लियर है। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एल कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 अपॉन सी है, यहाँ भी 1 अपॉन सी है, तो 1 अपॉन सी कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस कॉमन ले लिया बाहर, क्योंकि ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ये एल यही रहेगा माइनस 1 अपॉन सी। अब इसका एलसीएम ले लो, अंदर अंदर क्या आएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो ऊपर आ जाएगा ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 इक्वल टू 0। क्लियर है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एल तक बिल्कुल स्टेप क्लियर है। देखो एक काम करो, ये जो नेगेटिव की वैल्यू है इसको क्या करो, उधर राइट हैंड साइड पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, यहाँ पे एल लिखा रहने दो, इक्वल टू में क्या आ गया 1 अपॉन सी, इधर ब्रैकेट में ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है ना, वही चल रहा है, दोनों को ऐड किया, अब बस सिंपलीफाई चल रहा है, ये आप फोकस ध्यान से देखते चलो। इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, अब इक्वल टू 0 था, नेगेटिव वाला उधर पहुंचा दिया, इक्वल टू में पॉजिटिव होगा। ध्यान से समझना, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 को राइट हैंड साइड ले जाओ, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, क्या बचेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन सी, पहले से लिखा हुआ है वहां पे, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है नीचे, ओमेगा 1 ओमेगा 2, और इधर क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा हमारा 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। हाँ के ना, खुद सोचो ना, 1 अपॉन सी ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 पहले से लिखा हुआ है। अब ये मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में आएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड के लिए मैंने 1 अपॉन करके लिख दिया, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेट डिवाइड करना है। अब ध्यान से समझना, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कट गई। अब क्या बचा आपका, आपका बचा एल इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा 2, क्या बचा 1 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा 2। यहां तक क्लियर है। अब क्या कर सकता हूं मैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 को साइड ले, एल को उधर पहुंचा दो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, क्या आ जाएगी ओमेगा 1 ओमेगा 2 को इधर ले आओ, एल को इधर ले आओ, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन 1 अपॉन एल सी, तो देखो वही वैल्यू आई है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। यानी इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो मैंने यहां करके दिखा दिया। बात क्लियर है, यानी कि जब हमने इनको ऐड किया, सॉल्व किया, आप देख रहे हो सॉल्व करता गया, फिर मैंने इधर डिवाइड कर दिया, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो मेरी वैल्यू आई है ओमेगा 1 ओमेगा 2 की, वो कितनी आई है 1 अपॉन एल सी। इसको मैं आगे यूज करूंगा इसलिए निकाल रहा हूं। आपको मन में ये आ रहा होगा ना सर ऐड क्यों कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि दिमाग में तो वही है क्वालिटी फैक्टर क्यू की वैल्यू निकालनी है, उसका एक्सप्रेशन निकालना है, लेकिन उसमें वैल्यूज पुट होंगी तो वो पहले निकाल के रखनी पड़ रही है, इसलिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू याद रखना 1 अपॉन एल सी, जरूरत पड़ेगी वहां यूज करूंगा। अब क्या करो 1 और 2 को ऐड किया तो सब्सट्रैक्ट कर दो 1 को फ्रॉम 2, यानी कि इस वाली इक्वेशन को 1 को 2 में सब्सट्रैक्ट कर दो, इसे रफ कर देता हूं, फिर सब्सट्रैक्ट करके दिखा दूंगा। अब देखो मेरा ध्यान समझना, आप क्या करना है सब्सट्रैक्शन करना है। अब जो लोग सब्सट्रैक्शन की कह रहे हैं, इसका मतलब क्या, किसको सब्सट्रैक्ट कर रहा है 1 को 2 में से, 1 को 2 में सब्सट्रैक्ट कर दो। अब उल्टा करना है, अभी भी क्या किया था हमने ऐड किया था इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 1 को 2 में से। अब सब्सट्रैक्ट करना शुरू करो, सब्सट्रैक्ट करना शुरू करोगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1 और ब्रैकेट में एल, क्यों, क्योंकि 2 को 1 को 2 में से माइनस करना है ना, ओमेगा 2 एल में से ओमेगा 1 एल माइनस करेंगे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल कॉमन ले लिया मैंने। ओके, आगे माइनस एच एटी लगा रहने दिया। अब दो ध्यान से समझना, ये क्या है 1 अपॉन ओमेगा 2 सी, 1 अपॉन ओमेगा 2 सी। अब क्या माइनस करना है माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 सी, इसको क्या करना है माइनस करना है। अब यहां से सी सी कॉमन ले लो चाहो तो क्या बन जाएगा ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन सी, अंदर रह जाएगा आपका 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस का 1 अपॉन ओमेगा 1 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आपको सब्सट्रैक्ट कर रहा है तो आर में से माइनस का आर करना है,
यानी कि ये वैल्यू कुछ ऐसे नहीं आएगी, आर माइनस माइनस का आर माइनस कर रहे हैं क्या, आर में से माइनस करेंगे क्या, माइनस का आर, तो ये बन जाएगा 2r। कितना बन जाएगा 2r। ठीक है, आगे फर्दर सॉल्व करते चलते हैं अपन। ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1 एल माइनस का 1 अपॉन सी, देखो अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आपका ओमेगा 1 माइनस का ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2, इधर आ जाएगा आपका 2r। क्लियर है, तो कोई वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी हुई है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल 1 अपॉन सी, यहाँ पर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कर लो, ओमेगा 1 माइनस का ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 2r। क्लियर है, आगे इसको कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर भी हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना। अब आपको याद है ना, शुरू में हमने रेशियो लिखा था, क्या लिखाता था, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा r, तो वहां पर हमें इस वैल्यू का हेल्प मिल सकता है। तो आगे और सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो अब आगे क्या वैल्यू आएगी इसकी, तो हम आगे जाएंगे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल प्लस 1 अपॉन, अब देखो क्या करना है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को ऐसे लिखा रहने दो, 1 अपॉन सी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। अब देखो ध्यान से ये बात समझना कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आई थी, ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू थी 1 अपॉन एल सी, तो क्या मैं इसकी पुट कर दूं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह पे क्या 1 अपॉन एल सी, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 2r है। अब तो आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब एक काम करो, ये वाला माइनस इससे अंदर दे दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, साले मैं इसको अंदर दे देता हूं, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1, यहाँ पे आ जाएगा एल, यहाँ में प्लस का साइन दे दूंगा, तो तुम खुद बताओ अंदर क्या हो जाएगा, अंदर माइनस पहुंच जाएगा, तो ये चेंज हो जाएंगे, यानी ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये आपका बचेगा इक्वल टू 2r, बचेगा नहीं बचेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल, ये वाला माइनस मैंने अंदर भेज दिया, अब ये माइनस अंदर भेजूंगा तो प्लस हो गया 1 अपॉन सी, अब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 चेंज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव गया, तो ओमेगा 1 नेगेटिव हो गया, ओमेगा 2 पॉजिटिव हो गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 2r, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, तो जो ये लिखा हुआ है ना वो ठीक लिखा हुआ है। अभी अपन क्या करेंगे, इसको समझना, वो मैंने उसके हिसाब से लिखा था। अब देखो आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया जो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, आपको क्या मिल गया मेरे भाई, ये एक्सप्रेशन मिल गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल एल प्लस का 1 अपॉन सी प्लस का 1 अपॉन सी, पहले मुझे क्या लग रहा था यहाँ पे माइनस, इसलिए मैंने ओमेगा 1 ओमेगा 2 को एक्सचेंज कर दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या लगा रखा है, प्लस का साइन लगा रखा है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे जब माइनस था तो हमारा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 था, लेकिन यहाँ प्लस है, तो हमने देखा जैसे हमारा प्लस का साइन आया तो 1 अपॉन सी ओमेगा 2 ओमेगा 1 ने पोजीशन चेंज कर ली, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 2r। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बात बिल्कुल क्लियर है, यानी हमारे पास दो वैल्यू आ गई, अभी इसकी तो निकल आई थी ओमेगा 1 ओमेगा 2 की, अब क्या करो, इस ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, कोई दिक्कत, पुट करेंगे आगे वाले स्टेप में, ध्यान में समझना। अब यहां क्या कर सकता हूं मैं, अब मेरी क्या वैल्यू थी पहले मैं यहां लिख ले रहा हूं, मेरा आया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल, मेरा यहां पे आया है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ब्रैकेट में एल, फिर लिखा हुआ है मेरा प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी, और फिर मेरा लिखा हुआ है यहां पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल्स टू 2r, ये लिखा हुआ है, हाँ कि ना। अब तो ध्यान समझना, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, क्या मैं दोनों से कॉमन निकाल लूं, कोई दिक्कत, निकाल सकता हूं, ठीक है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मैंने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा देखो एल प्लस 1 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल्स टू 2r, बिल्कुल क्लियर है, यही बचेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन आ गया तो अंदर एल बचा प्लस 1 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 बचा। अब ओमेगा 1 ओमेगा 2 को वैल्यू दे दो, क्या थी, ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू 1 अपॉन एल सी, ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू थी 1 अपॉन एल सी, पुट कर दो, तो वैल्यू क्या आएगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और इधर आ जाएगा आपका एल प्लस 1 अपॉन, अब देखो सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू 1 अपॉन एल सी 1 अपॉन एल सी, अब ये कहां पहुंच जाएगा, एल सी ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या बनेगी वैल्यू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ब्रैकेट में एल प्लस ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा एल सी अपॉन सी, अब देखो सी से सी कट गया, अंदर बचा एल प्लस एल, इक्वल टू में क्या चल रहा है 2r, इक्वल में क्या चल रहा है 2r, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल प्लस एल आपको हो जाएगा 2l इक्वल टू 2r। अब देखो वही वैल्यू आई है कि नहीं आई है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल प्लस आर एल प्लस एल, यानी कि एल प्लस एल इक्वल टू 2r। क्लियर है, कैलकुलेशन कैसे हो रही है समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल प्लस एल 2l,
तो यहाँ पे आ जाएगा अपन का ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू आर अपॉन एल, क्योंकि इस वाले 2 से इसका एल का 2 आएगा, ये क्या बनेगा 2r अपॉन 2l, 2 से 2 कैंसिल, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आ गया r अपॉन एल। यहां तक बिल्कुल अच्छे से बात क्लियर है। यानी कि अब बताओ, हमने क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या बोला था, हमने बोला था क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है ओमेगा r अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। 2 डेल्टा ओमेगा का मतलब क्या था, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब देखो ओमेगा r को एज इट इज लिखा, 2 डेल्टा ओमेगा मतलब क्या था हमारा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी आई है r अपॉन एल, तो r अपॉन एल जैसे पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, एल ऊपर पहुंच गया। अरे भाई ये तो सिंपल है, देखो करके भी दिखा देता हूं इधर। देखो क्या बन जाएगा हमारा, Q इक्वल टू कितना है ओमेगा r अपॉन, नीचे क्या आएगा हमारा r अपॉन एल, क्या आएगा r अपॉन एल, और हम जानते हैं कि ये कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो क्या वैल्यू आएगी Q इक्वल टू ओमेगा r एल अपॉन r। क्लियर है, यानी ये आपका आ गया क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन। अभी इसे और सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब ये भी हो सकता है, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई इंडक्टेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, ओमेगा आर एल बाई आर। यहां तक सारी बातें क्लियर है, वीडियो पॉज नोट करना, नोट कर फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब देखो द अवर इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, अब ऊपर वाली इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, इक्वेशन क्या है ध्यान से समझना, हमारी आई है ये वैल्यू। अब एक बात बताओ, कोई भी फ्रैक्शन में मैं जितना ऊपर मल्टीप्लाई करूं डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, उतना मैं डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर सकता हूं। यहां पे मैं आई आर एम एस का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो डिवाइड भी कर दे रहा हूं आई आर एम एस का। एक बात बताओ, कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आई आर एम एस का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कट के वही वैल्यू वापस आ जाएगी, ठीक है, मैंने कर दिया ऐसा। तो अब मेरी वैल्यू कुछ ऐसे लिख सकता हूं मैं, ओमेगा आर एल, आई आर एम एस, नीचे आर लिखा था तो आई आर एम एस साथ में आ गया, किसी को कोई आपत्ति। अब देखो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, ओमेगा आर एल, ओमेगा आर एल ये किसके इक्वल होता था याद करो, एक्सएल, रिएक्टेंस के इक्वल होता था, इंडक्टिव रिएक्टेंस के इक्वल, याद है कि नहीं, एक्सएल। और एक्सएल इंटू आई क्या हो जाएगा आपका, एक्सएल इंटू आई आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वोल्टेज, क्या हो जाएगा वोल्टेज। तो ऊपर उन्होंने लिखा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल डिवाइडेड बाई आर आई, आर आई क्या होगा, जो वोल्टेज अप्लाई किया था अप्लाइड वोल्टेज। इसलिए आपने पढ़ा भी होगा कि कहीं कहीं जब इसको डिफाइन किया जाता है, किसको, इसकी वैल्यू को या इसके एक्सप्रेशन को, क्यू फैक्टर को, तो वहां बोला जाता है क्यू फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल टू द अप्लाइड वोल्टेज, है कि नहीं। तो वो एक्सप्रेशन यहीं से आता है, क्लियर है। कुछ लोग इसे स्टार्टिंग में बोल देते हैं कि भाई जो क्यू फैक्टर है उसका एक्सप्रेशन कितना आएगा, उसका एक्सप्रेशन इतना आएगा, वोल्टेज जो ड्रॉप होगा अक्रॉस एल या फिर कैपेसिटेंस कोई भी ले लो, डिवाइडेड बाई अप्लाइड वोल्टेज, इसे वोल्टेज मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। तो आपको दो तरीके से डिफाइन करना आ गया कि अगर आपको क्यू फैक्टर का एक्सप्रेशन बताना है तो या तो वो वाला बताओ ओमेगा आर बाय ओमेगा आर, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का रेशियो किससे, बैंडविड्थ से, एक तो वो हो गया अलग। अगर या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप बता सकते हो कि क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो मेरा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल या सी डिवाइडेड बाई अप्लाइड वोल्टेज। तो इसको डिफाइन करो, इसको डिफाइन करो, मीनिंग सेम होता है, क्लियर है। आगे इन्होंने इक्वेशन 3 को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया है, यानी कि उसे एक और फॉर्म में लिख दिया, जैसे ये तो लिख ही सकते हो ओमेगा आर एल आई आर एम एस और आई आर एम एस। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 वी सी दैट क्यू फैक्टर इज लार्ज, आर इज लो और एल इज लार्ज। वो तो दिखाई दे रहा है, क्यू फैक्टर ज्यादा कब होगा, जब आपका ये डिनोमिनेटर कम होगा, तो आर जब कम होगा या फिर बैंडविड्थ जब कम होगी तो आपका क्यू फैक्टर ज्यादा होगा, बैंडविड्थ कम होगी क्यू फैक्टर ज्यादा होगा। और क्यू फैक्टर किसको मेजर करता था, शार्पनेस को, यानी शार्पनेस ज्यादा होगी, क्लियर है, क्वालिटी ज्यादा होगी। दिस मीन्स दैट द रेजोनेंस इज शार्प और द सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज मोर सेलेक्टिव। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, क्यू फैक्टर का एक्सप्रेशन आपको अच्छे से समझ आ गया। तो इसको हम एक और एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं कि जो हमारा क्वालिटी फैक्टर है वो ये तो आ ही गया, ओमेगा आर एल आई आर एम एस अपॉन आर आई आर एम एस, यानी यहां से क्लियर हुआ कि जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो अपन का रेशियो होता है किस किस का, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज का। तो क्या हम इसको यही छोड़ रहे हैं, लेकिन हम इसको एक और एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, यानी ये भी ठीक है, इसमें गलत नहीं है, लेकिन इसको एक और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, तो क्यू इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, क्यू इक्वल टू हमारा लिखा हुआ है ओमेगा आर एल अपॉन, तो क्यू इक्वल टू कह सकते हैं ओमेगा आर एल अपॉन आर, ये अपन का एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब हमने पहले क्या कर रखा था, हमने ऊपर आई आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट को मल्टीप्लाई कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। क्या हम इसको किसी और एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, वैसे तो क्वालिटी वेक्टर ही हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है,
पर इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, तो देखो एक तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। अब ओमेगा आर की वैल्यू आपको याद होगी, ओमेगा आर की वैल्यू होती थी 1/√में एलसी, अगर आपको याद हो तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ओमेगा आर की वैल्यू होती थी 1/√में एलसी। अब यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो देखो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा आर की जगह 1/√में एलसी मल्टीप्लाई बाई एल डिवाइड में क्या है आर। क्लियर है। अब इसको मैं कैसे देखो लिखूंगा, इसे मैं लिख देता हूं क्यू इक्वल टू 1/√में एलसी इंटू एल अपॉन आर, ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से समझना जो मैं स्टेप लेने वाला हूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और इसका ही स्क्वायर रूट कर दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि भाई मैथ्स में इतना तो लाभ होता है कि आप स्क्वायर करने का उसका स्क्वायर रूट करोगे वैल्यू वही रहेगी जो वो है। ठीक है। अब देखो इससे होगा क्या, ध्यान से समझना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में से कह सकते हैं 1 अब एलसी, ये तो एलसी रहेगा एलसी क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर बोलेगा इनटू ये एल बन जाएगा एल स्क्वायर और आर बन जाएगा आर स्क्वायर, आगे ना, और ये रहेगा स्क्वायर रूट में। ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर बन रहेगा एलसी, स्क्वायर रूट में था तो स्क्वायर रूट हटके एलसी बन गया, एल का स्क्वायर एल स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो इस बार एल से स्क्वायर कट गया, बचा क्या एल। अब क्यू इक्वल टू कितना बचा आपका, क्यू इक्वल टू बचा मेरे भाई अंडर रूट में 1/c बचा, इधर 1/c मल्टीप्लाई बाई इधर आपका बचा एल अपॉन आर स्क्वायर, बचा नहीं बचा। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या काम कर सकते हैं कि आर स्क्वायर को बाहर निकाल दो, आर स्क्वायर को बाहर निकाल सकता हूं, तो क्यू इक्वल टू मेरा आर स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 1/r, क्योंकि भाई आर स्क्वायर था स्क्वायर रूट के बाहर आया तो अपने स्क्वायर हटा दिया, उसमें स्क्वायर बन गया 1/r। अंदर कौन कौन रह गया, देखो एल इंटू 1 एल रह गया और सी आर स्क्वायर तो मेरा चुका सी रह गया, यानी एक और एक्सप्रेशन मिलता है आपको ये वाला कि क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1/r अंडर रूट में एल अपॉन सी। क्लियर है। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है और इससे पहले वाला जो था ये भी एक एक्सप्रेशन है, और जो स्टार्टिंग में लिखा था ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यानी कि बैंडविड्थ, वो भी एक आपका एक्सप्रेशन था। तो जो आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो और आप इसको भी यूज कर सकते हो। Q इक्वल टू 1/r अंडर रूट में L अपॉन C। यहां तक बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।